हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि एनआरए कंडक्ट करवाने वाला है। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसे देखकर आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी किस तरह से रखनी है। और साथ ही साथ अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी इंटरव्यू हो, आपके कॉलेज के एडमिशन का हो या फिर एसएसबी का इंटरव्यू हो या फिर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हो, वहाँ पर भी इससे सवाल बन सकता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दिया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको एनआरए के बारे में बता दूं। ये एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि इसका फुल फॉर्म भी है, जो कि सीईटी कंडक्ट करेगी। ये एक एग्ज़ाम है जिसमें कि कई एक सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। पहले क्या होता था मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इनफैक्ट अभी भी यही होता है। अगर आपको बैंक के लिए फॉर्म भरना है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फॉर्म है वो आईबीपीएस है। उसके बाद अगर आपको रेलवे के लिए भरना है तो आरआरबी के, अगर टेक्निकल है तो जेई, या फिर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल है तो ये सब आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों को हटा करके एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा जिसका कि नाम सीईटी है, जो कि एनआरए कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ प्री टेस्ट के लिए होने वाला है। मेंस जो है आपकी जो रेस्पेक्टिव एजेंसी है वही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये एनआरए के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। इसको सबसे पहली बार यूनियन बजट 2020 में निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज़ किया था। और कल फाइनली मोदी जी ने अपने एक ट्वीट के थ्रू बताया कि उनकी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसके बाद इनको कई सारी बधाइयाँ भी मिली, अमित शाह जी ने भी की थी, इनको बधाई दी थी। और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी इस एनआरए और सीईटी के बारे में बताया था। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ कि हर साल हमारे देश में 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, और वैकेंसी करीब करीब 1.25 लाख होती है। ठीक है, ये डेटा हमको दिया है सी चंद्रमौली जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं पर्सनल और ट्रेनिंग के। ठीक है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म भरते हैं। और कई सारे लोग, सपोज़ दिल्ली का है कोई, तो अगर उनको हो सकता है एग्ज़ाम देने के लिए कहीं और जाना पड़े। ठीक है, और सपोज़ कोई महाराष्ट्र का है तो उसको हो सकता है नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करना पड़े। तो इस तरह से कई एक चीज़ें होती थी पहले। ठीक है, और इसके बाद अगर सपोज़ ग्रुप बी का एग्ज़ाम किसी ने दिया है, ठीक है, तो बैंक में क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं 1 आवर में। ठीक है, एसएससी में 100 क्वेश्चंस होते हैं कितने, 1.5 आवर्स में। तो ये थोड़ा सा जो पैटर्न का डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद सैलरी सेम ही मिलती है। तो ये सारा जो डिफरेंस था, इन सारे डिफरेंस को हटा करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्री टेस्ट लिया जाए, ये प्रपोज़ किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि इस तरह की पैटर्न में जो चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो ना हो। इसलिए ये जो एनआरए है इसको अप्रूव किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी है अपने इंडिया में, जो कि बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 3 एजेंसीज़ है, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस, सिर्फ इन तीनों को ही इस एनआरए के थ्रू रिक्रूटमेंट करने के लिए लिया गया है। और टाइम के साथ वो जो 20 एजेंसीज़ मैंने बताई वो धीरे धीरे करके सारी की सारी इसमें इंक्लूड कर ली जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए एसएससी है, आरआरबी है और आईबीपीएस है। और इसमें भी मैं आपको डिटेल में बता दूं, आईबीपीएस का ये साल का पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। रेलवे आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम पे इसका कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है। और इसके पहले जो इसने नोटिफिकेशन निकाला था उसका अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नहीं है। एसएससी गाइज, आई एम सो सॉरी, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन अभी मालूम नहीं है। तो इस दो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीओ का जो एग्ज़ाम है वो इस साल तो आईबीपीएस ही लेगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि इसने अपना टेंटेटिव डेट भी बता दिया है, जो कि शायद सितंबर अक्टूबर में है। ठीक है, और रेलवे के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
रेलवे में जो लास्ट रिक्रूटमेंट निकली थी वो करीब करीब 2 साल पहले निकली थी, जिसका अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी थी वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी इनसे। तो शायद हो सकता है कि वो वाला जो एग्ज़ाम था वो भी एनआरए के थ्रू ले लिया जाए, या हो सकता है वो वाले को रेलवे खुद ही कंडक्ट कर दे, आरआरबी खुद ही कंडक्ट कर दे, और नया जो आगे आने वाला रिक्रूटमेंट है वो सारा एनआरए के थ्रू हो। तो जो भी अपडेट होगी वो गाइज़ मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए जो भी गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि ये 3 एजेंसी है जो कि एनआरए के थ्रू रिक्रूटमेंट करेगी। ठीक है, इसका क्या डिटेल में मतलब है ये फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ इसके की पॉइंट्स की, जो भी इसमें मेन चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। सीईटी जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सिंगल प्रीलिम एग्ज़ाम होगा कई एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, उसके बाद एनआरए एक एजेंसी है, ऑटोनोमस एजेंसी होगी जो कि सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। इसमें जो भी आपको स्कोर आएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, मतलब आपने एक बार दे दिया एग्ज़ाम, उसके बाद 3 साल तक कोई सी भी वैकेंसी आएगी आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप गेट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो गेट में आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो 3 साल तक वैलिड रहता है। इसके बीच में कोई सा भी हो, ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, या कोई सी भी एजेंसी हो जिसका कि वैकेंसी आती रहती है, वो आपको कॉल करता है, आप उसके फॉर्म को भरते हैं और फिर आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाता है। तो आई गेस इसी तरह का कुछ सिमिलर पैटर्न इसमें फॉलो किया जाने वाला है। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे कि गेट हर साल एक बार होता है। ठीक है, आप गेट से कंपेयर मत करिए, वो बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और ये वाला जो एग्ज़ाम है सीईटी ये साल में 2 बार लिया जाएगा, तो आपके पास 2 मौके रहेंगे। एक बार अगर ख़राब भी हो गया तो दूसरी बार का जो आपका स्कोर है वो वाला कंसिडर कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बोला गया है कि एक बार फीस लेगी। अब इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लोगों को हो सकता है, एक बार मतलब हमेशा के लिए एक ही बार दे दो और सीईटी का एग्ज़ाम देते रहो, क्या ऐसा होगा? तो गाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक बार आपसे पैसे ले और हमेशा आपको एग्ज़ाम देने दे। ठीक है, ये आई थिंक इस तरह से किया जाएगा कि एक बार आप रजिस्टर करें। ठीक है, और जैसा कि उसमें लिखा था 2 बार आपको चांस मिलेगा, तो आई गेस 2 अटेम्प्ट मिलेंगे एक बार रजिस्टर करने पे। अगर आप दोनों में फ़ेल हो गए, ठीक है, तो फिर आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके बारे में यही होने के 90% चांसेस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक बार फीस लेके गवर्नमेंट आपको हर बार एग्ज़ाम देने देगी। बाकी डिटेल टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये 12 लैंग्वेजेज़ में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो स्कोर है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी 20 एजेंसीज आपको मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था, उन सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। वो अपना जो भी वैकेंसी होगा वो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक सेंटर मिल जाएगा, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएट के लिए, 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए अगर सेम सीईटी होने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सब के लिए सेपरेट होने वाला है और सभी का लेवल अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा भी बोला है कि सिर्फ सीईटी के स्कोर के बाद वो लोग मेडिकल वगैरह लेके और फिज़िकल टेस्ट ले करके, और फिज़िकल वगैरह आपको जनरली पता है पुलिस और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में होता है, तो वहाँ पर शायद डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद पीआईबी की न्यूज़ थी, उसके अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इस स्कोर का यूज़ करके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही के लिए ही ये वैलिड रहेगा। आपके स्टेट में भी जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये श्योर नहीं है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट इससे लेना चाहती है। अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इसको नहीं वैलिड करती है, तो फिर आपको खुद का अलग से उसका सेपरेट फॉर्म डालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात ये लास्ट में ये पॉइंट मैंने ऐड किया है कि आपको इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है, कोई भी नया चीज़ आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो एडजस्ट करने में हो ही जाता है, बट आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा आपको अपडेट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और ये सिर्फ एक प्री एग्ज़ाम के लिए जो भी चेंजेस है वो है, बाकी सारे जो भी मेंस एग्ज़ाम है उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, ओके गाइज़, तो चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि इससे क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान है। तो गाइज़ देखिए, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो एसएससी, बैंक,
रेलवे, और इन सब में थोड़ा थोड़ा सा का फ़र्क होता है। जैसे कि एसएससी में जितना मुझे पता है इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहते, रेलवे में भी आरआरबी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहते, बैंक में इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बैंक वाले अगर इधर एग्ज़ाम देंगे तो बैंक वालों को तो फ़ायदा है, एसएससी वाले अगर बैंक में एग्ज़ाम देंगे तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बैंक में मैथमेटिक्स जो प्रिपेयर करना पड़ता है वो काफ़ी स्पीड में आपको बनाने की आदत डालनी पड़ती है। तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप बिल्कुल प्रिपेयर करें, किसी को भी छोड़े नहीं। जैसे कि इंग्लिश आप ज़रूर पढ़ें, मैथ्स ये वैसे भी हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैथ्स मतलब जो एप्टीट्यूड होता है आपका, इसके साथ में रीजनिंग, ठीक है। और जीके तो है ही, इसके बिना तो गवर्नमेंट जॉब कर पाना लगभग पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल में कुछ होते हैं बट ऐसे जनरली ऐसा बोला जाए तो जीके के बिना गवर्नमेंट जॉब करना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अभी जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इंग्लिश नहीं है तो भी आप इंग्लिश को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और अगर आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके लिए जीके इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जीके पढ़ना शुरू कर दें। और बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स है, आई थिंक ये सारे 99% एग्ज़ाम्स में पूछ ही लिया जाता है। टेक्निकल वालों को भी मैथ्स और रीजनिंग लगभग आता ही है तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट ये 4 सब्जेक्ट चाहे कोई सी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहें तो आपको आने वाले टाइम में सीईटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसे आपको लगता है कि ये जानकारी जिस तक पहुँचनी ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। संडे को मिलते हैं मैं अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।